नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। ठीक है, अपना जो टॉपिक जो था वो चल रहा था प्रकाश के बारे में, प्रकाश से होने वाली घटनाएं जो है जिनके बारे में अपन जो है परावर्तन सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने अपवर्तन पढ़ा। ठीक है, अपवर्तन के अंदर और परावर्तन के अंदर अपन ने मिरर पढ़े और जो है वो अपने लेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, इनसे कुछ सवाल भी बनते हैं जो आपको बताएंगे और न्यूमेरिकल जो है वो अपन लास्ट में करेंगे। आज जो है कि इनके अलावा भी कुछ प्रकार की घटनाएं होती है, ठीक है, जिनके बारे में आज कुछ देखेंगे, क्योंकि टॉपिक के अपने को इर्द गिर्द घूमना जरूरी है। क्योंकि अगर जो टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेंगे तो क्वेश्चन जो होंगे अगर आसपास से बन रहे हैं तो वो भी आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो आज जो है वो है प्रकाश की कुछ होने वाली घटनाएं और भी है। ठीक है, इनके बारे में आज देखेंगे। पहला जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो क्या है, ये एक तरह का जो है यहाँ पे होता जो है अपवर्तन की तरह है, लेकिन अगर माध्यम में किरण जो है वो उसी माध्यम में आ जाती है परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर अपन अगर देखने जाए तो सपोज मान लो नीचे जो है वो है सघन माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम जो है वो नीचे की तरफ है और विरल माध्यम जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, विरल माध्यम में मान लेते हैं कि ऊपर जो है वो वायु है। ठीक है, और सघन माध्यम में अपन मान लेते हैं कि वो जल है। ठीक है, तो नीचे जल है, तो जब भी किरण जो है ये अपन मान लेते हैं कि इसका अभिलंब है, ये इसमें भी क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे प्रकाश की किरण जो है वो ये जा रही है सघन माध्यम से, सघन माध्यम से कहा जाती है विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जाना इसको ये था, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ये बन जाएगी। ठीक है, नीचे जल है, ऊपर ये। अब क्या किया मैंने, अगर इसके मान को अगर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, इस एंगल को अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए, ठीक है, तो एंगल दूसरी वाली कंडीशन में जो आपका हो जाएगा, एंगल बढ़ गया और आपका जो कोण जो है वो परावर्तित ये वाला हो गया। ठीक है, इसको कांतिक कोण भी कहते हैं। ठीक है, कांतिक कोण का मान जो है थोड़ा सा बढ़ाने पे 90 डिग्री हो जाता है और बढ़ाने पे क्या होगा कि जो है वो अंदर की तरफ ये आ जाता है। थर्ड जो है थोड़ा सा और अपन इसको बढ़ाएंगे तो जो किरण जो होगी वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, किरण जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में आ जाएगी। देखो, हो रहा है अपवर्तन, लेकिन यहाँ पे क्या माना जाएगा, इसको परावर्तन बोला जाएगा। यानी जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये जो है वो आपतित किरण है। ठीक है, और ये जो है वो कौन सी है, परावर्तित किरण है। दोनों एक ही माध्यम में आ जाती है, दोनों एक ही माध्यम में आ जाती है, एक ही माध्यम में आ जाएगी। इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यानी दोनों जो किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोनों जो होगी वो एक ही माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों जो है किरणें जो है वो लास्ट वाले पे कैसी आ रही है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक होगा। आपतन कोण का मान क्या होगा, कांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने के कारण, ठीक है, प्रकाश पुनः जो होगा वो उसी सघन माध्यम में लौट आता है। प्रकाश जो की किरण जो होगी वो पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी और इसी घटना को क्या बोला जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल इसमें पूछे जाते हैं, जैसे हीरे का चमकना, अगर डायमंड जो है वो चमक रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो किसके कारण है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमक रहा है। दूसरा, ये कई बार पूछा जाता है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या होती है कि जब गर्मी के दिनों में, अब जैसे गर्मी चल रही है तो गर्मी के दिनों के अंदर क्या होगा कि आपको रोड पे ऐसा आभास होता है कि पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसके पास में जाते हैं तो आपको बिल्कुल वहां पे कोई पानी नजर नहीं आता। इसी को बोला जाता है क्या, मृग मरीचिका कहा जाता है। यानी पानी का या जल का आभास होता है। किसका आभास होता है, जल का आभास होता है। ठीक है, तो ये भी जो घटना होती है वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रही है। ठीक है, तो दूसरा ये है गर्म प्रदेशों में किसी भी कांच में अगर दरार पड़ गई, ठीक है, तो वो दरार जो होगी वो कैसी दिखाई देगी, चमकीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। तो ये भी जो कारण है वो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगर किरणें जो है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है
या अपवर्तित किरण जो है वो अगर किसमें एक ही माध्यम में लौट आती है तब उसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश का वन विक्षेपण, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। क्या होता है ये? जैसे आप डायग्राम देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ पता लग गया होगा कि देखो इसमें होता है कि जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमेशा श्वेत होता है। ठीक है, उस श्वेत प्रकाश को अगर अपन किसी प्रिज्म में से निकालते हैं तो वो अपने कंपोनेंट, यानी सीधी सी बात है कि जो श्वेत प्रकाश जो होगा वो अपने कंपोनेंट कलर के कारण जो है उसमें जो कंपोनेंट कलर होते हैं उनसे वो बना हुआ होता है। तो जब भी वो किसी प्रिज्म में से निकालेंगे, ठीक है, तो प्रिज्म जो है वो क्या है? ये प्रिज्म है, ये जो लाइट आ रही है वो क्या है? सूर्य का श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है। ठीक है, और इस प्रिज्म में जो अगर देखने जाए तो प्रिज्म के अंदर दो तो भुजा, जो तीन भुजा होती है वो आयताकार होती है, आयताकार होती है। कितनी? तीन। ठीक है, और दो भुजा जो होती है, भुजा जो होती है या सतह जो है वो कितनी होती है? त्रिभुजाकार होती है। कौन सी कार होती है? त्रिभुजाकार। उससे बनता है क्या? प्रिज्म बनता है। जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म में से गुजरेगा तो जब भी बाहर निकलेगा तो वो सात अपने कंपोनेंट कलर के अंदर निकल जाता है। वो इसका कारण क्या है अभी आपको बताया था कि अलग अलग रंगों का जो तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, ठीक है, उनकी जो चाल जो होती है वो माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो अपन ने 7 लड़कों को एक रो के अंदर खड़ा करते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आप भागो। ठीक है, तो जैसे ही वो भागते हैं तो क्या सातों के साथ तो फर्स्ट आएंगे? नहीं। ठीक है, उनमें से क्या होगा कि कुछ जो होंगे वो क्या होंगे? फर्स्ट आएंगे, कुछ जो होंगे वो सेकंड आ सकते हैं, थर्ड आ सकते हैं, अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन पे आएंगे। सेम जो होता है वो, क्योंकि उनकी भागने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है? अलग अलग है। तो यहाँ पे भी अपने जो है वो भागने की कैपेसिटी कैसी है? इसके अंदर अलग अलग होने के कारण जो है, चाल अलग अलग होने के कारण ये 7 रंगों के अंदर एक स्ट्रिप की तरह बढ़ जाते हैं। इन 7 रंगों के समूह को बोला जाता है क्या? स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। इन 7 रंगों के समूह को, 7 रंगों के समूह को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजारे तो श्वेत प्रकाश अपने 7 घटकों के रंगों में या तरंग दैर्ध्यों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब ये 7 कलर को कैसे याद रखा जाए? तो 7 कलर को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर बोला जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, बी का मतलब ब्लू है, जी का मतलब जो है वो ग्रीन है, वाई का मतलब जो है वो क्या है? येलो है, ओ का मतलब ऑरेंज है और आर का मतलब रेड है। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, और सबसे कम क्रम तरंग दैर्ध्य जो होगा, कम तरंग दैर्ध्य, वो जो होता है वो किसका होता है? वॉयलेट का होता है। किसका होता है? वॉयलेट का होता है। तो जिसका कम तरंग दैर्ध्य होगा उसमें जो मुड़ेगी वो सबसे ज्यादा मुड़ेगी। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें जो अपवर्तन वो होता है वो ज्यादा होता है, अपवर्तन ज्यादा है, यानी ज्यादा मूर्ति है, ज्यादा मूर्ति है, और ये कम मूर्ति है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन सा होता है? आर का। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है? दो जो किरणें, तरंग जो होती है, क्योंकि ये ऐसे चलेगा तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको, इसमें बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है, इसके माध्यम जो मध्य कलर होता है वो कौन सा होता है? तो मध्य कलर अगर देखें तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो ग्रीन आ रहा है, लेकिन ग्रीन नहीं है। मध्य कलर जो होता है वो कौन सा होता है? पीला होता है। ठीक है, तो इसमें जो मध्य कलर जो होता है, मध्य रंग जो होता है,
मध्य रंग जो होता है वो होता है क्या सा, पीला। ये ध्यान रखना, कौन सा कलर होता है, पीला रंग जो होगा वो इसका मध्यम कलर होता है। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है कि प्रकाश का अलग अलग चाल हो जाना। चाल जो होगी वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य वाली विभिन्न विभिन्न होती है, विभिन्न रंगों की, इसलिए जो होता है वो अलग अलग तरह से क्या बन जाते हैं, बैंड बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्या, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये जो होता है वर्ण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष जो होता है वो इसी के कारण बनता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है, 7 रंगों का समूह जो बनता है। ये कब बनता है, पहली चीज जब बरसात बंद हो जाती है, बरसात बंद होती है तब। दूसरा, सूर्य के जो है वो सामने वाले यानी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में। यहाँ पे जो छोटी छोटी पानी की बूंदे होती है बरसात के बाद में, जो नमी की, ठीक है, पानी की बूंदे, जल वाष्प की बूंदे जो होती है, जल वाष्प की बूंदे, बूंदे किसका काम करती है, प्रिज्म का कार्य करती है। प्रिज्म का कार्य करती है। जो जल वाष्प की बूंदे होगी वो किसका कार्य करेगी, प्रिज्म का कार्य करती है। ठीक है, तो पहली चीज बरसात बंद होने के बाद में बनता है। सूर्य जो है उसके सामने वाले में बनेगा यानी विपरीत दिशा में बनता है सूर्य के। ठीक है, जल वाष्प की बूंदे जो होती है उसके कारण बनता है, वो प्रिज्म का कार्य करती है, क्योंकि बरसात में नमी होती है और नमी के अंदर जो होगा वो जो बूंदे होगी वो प्रिज्म का कार्य करेगी। दूसरी बात इसके अंदर याद रखनी है कि ये जो होती घटना है वो किस कारण होती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो पहली चीज जो होती है वो इसके अंदर क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। कैसे होता है, सपोज मान लो ये जो है वो पानी की बूंदे, ठीक है, एक अपन लेके एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां से जब इसके अंदर प्रकाश जो आ रहा है वो श्वेत प्रकाश, सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है। ठीक है, सूर्य से आएगा, सूर्य श्वेत प्रकाश जो है वो आता है। पहली चीज जो होती है वो इसके अंदर क्या होता है कि इसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो हुआ है वो इसके अंदर क्या हुआ है, अपवर्तन होता है। यहाँ पे जो हुआ वो क्या हुआ है, अपवर्तन। ठीक है, अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, तो पहली चीज जो होती है वो अपवर्तन हुआ। फिर क्या होता है कि ये किरण वापस इधर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वापस वही माध्यम में लौट आई है, तो यहाँ पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर जब बाहर निकलती है तो ये बाहर जो होती है अपने 7 कंपोनेंट कलर के साथ में बाहर निकलती है। ठीक है, ये 7 कलर जो है वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, 7 रंगों में, रंगों के साथ में, और इसी को ही बोला जाता है क्या, इंद्रधनुष बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, इंद्रधनुष बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 7 कलर के रूप में ये बाहर निकलता है, इसको बोला जाता है। तो यह 3 घटना हो रही है, अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि जब 2 तरह के ये परावर्तन होते हैं। कितने तरह के होते हैं ये, 2 तरह के परावर्तन होंगे। ठीक है, एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। ठीक है, तो एक प्राथमिक है, एक क्या है, द्वितीय है। एक प्राथमिक होता है, एक क्या होता है, द्वितीय होता है। तो प्राथमिक के अंदर क्या होगा, देखो प्राथमिक में 2 बार तो होता है अपवर्तन, और एक बार जो होता है वो क्या होता है, आंतरिक परावर्तन। एक बार क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें जो होगा वो लाल रंग बाहर की तरफ रहता है। लाल रंग जो रहता है वो कैसा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, लाल रंग जो रहेगा वो बाहर की तरफ रहता है, और जो वॉयलेट रंग है, ठीक है, वो रहता है क्या पे, अंदर की तरफ रहता है। तो ये बाहर की तरफ रहता है, और वो जो रहेगा बैंगनी रंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा या अंदर की तरफ रहता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला। अब इसका जो अपोजिट है वो रहेगा कौन सा, द्वितीय।
द्वितीय में क्या होगा कि सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है 2 बार इसके अंदर अपवर्तन होता है, 2 ही बार क्या होता है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो 2 बार अपवर्तन होगा, 2 ही बार क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरा, इसमें जो बाहर की तरफ रहता है वो बैंगनी रहता है, और अंदर की तरफ जो रहता है वो कैसा रहता है, लाल रहता है। कैसा रहता है, लाल रहता है। बाहर की तरफ कैसा रहेगा, बैंगनी, ठीक है, और अंदर की तरफ कैसा रहता है, उल्टा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ कैसा रहता है, लाल रहेगा, ठीक है, और बाहर की तरफ कैसा रहता है, बैंगनी की तरफ रहता है, ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, धुंधला होता है। कैसा होता है, धुंधला होता है। तो अपवर्तन जो होता है वो 2 तरह के हैं, सॉरी इंद्रधनुष जो है वो 2 तरह के हैं, एक तो प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है। प्राथमिक के अंदर 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लाल रंग बाहर की तरफ, बैंगनी जो होता है अंदर की तरफ, चमकीला होता है। द्वितीय वाले में 2 बार, दोनों 2 बार होता है अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है। और ये जो होता है बाहर की तरफ बैंगनी होता है, अंदर की तरफ लाल होता है, और ये कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है। कैसा दिखता है, ये धुंधला दिखता है, ठीक है। तो ये जो है वो है इंद्रधनुष। नेक्स्ट देखो, 2 इंद्रधनुष जो है एक साथ में अगर, तो द्वितीय वाला प्राथमिक के ऊपर चला जाता है। द्वितीय वाला इंद्रधनुष दोनों अगर साथ में बन जाते हैं तो दूसरी चीज इसमें, ये जो इंद्रधनुष जो बोलते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा वक्रित होते हैं, मतलब मुड़े हुए रहेंगे, मुड़े हुए, ठीक है, सीधा नहीं होगा, ऐसा इस तरह से बनता है, ठीक है, मुड़ा हुआ बनेगा। तो द्वितीय वाला और प्राथमिक वाला दोनों अगर साथ में बनते हैं तो द्वितीय वाला और प्राथमिक वाले के ऊपर चला जाता है। प्राथमिक रंग जो होता है वो माना जाता है लाल, हरा और नीला, ठीक है। लाल, हरा और नीला जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक रंग होते हैं। जब 2 रंग आपस में मिलकर श्वेत बना जाता है तो उनको पूरक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको पूरक रंग। जब 2 रंग जो परस्पर मिलकर अगर श्वेत बना लेते हैं तब उनको क्या बोला जाएगा, पूरक रंग बोला जाएगा। टेलीविजन के अंदर जो होते हैं प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उसमें कौन सा, लाल, हरा और नीला रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, इंद्रधनुष के बारे में। नेक्स्ट है प्रकाश का व्यतिकरण। देखो एक घटना और है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो ये है कि जब समान आवर्ती की, पहली चीज आवृत्ति उनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 2 प्रकाश की तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है, वो एक ही दिशा में एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेती है या शामिल हो जाती है, ठीक है। एक दूसरे पे क्या करती है, अध्यारोपित करती है, ठीक है, या शामिल हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा, प्रकाश की तीव्रता या तो परिवर्तित हो जाती है, या तो वो हो जाएगी अधिक, ठीक है, या हो जाती है क्या, कम। क्या तीव्रता उसकी क्या हो जाती है, या तो अधिक हो जाएगी या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है, इसको इंटरफेरेंस लॉ ऑफ द लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है कि जब कोई समान आवर्ती की तरंगे एक ही दिशा में चलती हुई एक दूसरे पे क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है, तो प्रकाश की तीव्रता या तो कम हो जाएगी या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, इसका उपयोग क्या है, आपने देखा होगा जब केरोसिन ऑयल जो है पानी के ऊपर जब गिरा हुआ रहता है, तब जब भी धूप पड़ती है तो उसमें रंगीन दिखाई देता है, उसकी सरफेस जो होती है वो कैसी दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो साबुन के गोल से जब बुलबुले बनाते हैं तो बुलबुले जैसे आकाश में उड़ते हैं, तो जब प्रकाश उसके ऊपर गिरता है तो बुलबुले कैसे दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देते हैं। तो बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, केरोसिन की सतह पे जो है वो रंगीन दिखाई देना, ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, व्यतिकरण का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किसके हैं, व्यतिकरण के एग्जाम्पल हैं। तो व्यतिकरण के साबुन के केरोसिन जो ऑयल है, ठीक है, वो जो होता है, और साबुन के जो गोल से बनते बुलबुले जो होते हैं उनके जो रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, देखो प्रकाश तरंगों का विवर्तन जो है वो क्या है, वैसे तो प्रकाश का संचरण जो होता है वो सीधी रेखा में होता है। कैसा होता है, सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, ये अपन मानते हैं। इससे अपन ने अपवर्तन पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, लेकिन कई कई जगह जो है प्रकाश का सीधापन जो होता है वो फॉलो नहीं करता है। तो क्या होगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण जब चल रही होती है उसमें कोई अवरोध आ जाए, क्या आ जाए, अवरोध आ जाए,
तो वो अवरोध के किनारों से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को ही बोला जाता है प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जब अवरोध रखने के कारण उस अवरोध के किनारे से जा तो रही है, सीधी जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही किनारे से टकराती है अपने क्या हो जाता है, मार्ग से विचलित हो जाएगी। जैसे प्रकाश की किरण आ रही है या कोई अवरोध है, इस अवरोध से टकरा के ये कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दोनों माध्यम, यहाँ पे भी वायु है, यहाँ पे भी क्या है, वायु है। ठीक है, तो एक ही माध्यम में ये क्या हो जाती है, इससे चलती है। और ये इस बात की पुष्टि करता है कि भाई जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो सीधी ना होके कैसी होती है, तरंग के रूप में होती है। तो जब विवर्तन पढ़ते हैं तब पता लगता है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तरंग में होती है। कैसी होती है, तरंग में होती है। दूसरा जो होता है कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो किस में होती है, कण में भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकृति को अपन मानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति तरंग के रूप में भी होती है और किसके अंदर, कण के रूप में भी होती है। और ये जो किया था, किसने किया था, डी ब्रॉगली ने कहा था। डी ब्रॉगली ने ये कहा था प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, दो दो गुण रखता है प्रकाश। अवरोध रख दिया जाए तो प्रकाश अवरोध के किनारों से मुड़ के आगे बढ़ता है। ठीक है, अवरोध का आकार पर निर्भर करता है कि मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा। ठीक है, प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि इसी के कारण होती है। और इसके जो एग्जाम्पल है तो आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल जो है वो है सीडी या डीवीडी। डीवीडी जो है उनमें आपको जो कलरफुल दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो किसके कारण है, प्रकाश के विवर्तन के कारण दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन का बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या होता है, क्या सुनना, जब कोई कण, यहाँ पे भी अगर जब पढ़ा है तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे धूल के कण पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी आंखों से नहीं दिख रहे। ठीक है, आपके सामान्य तौर पे अपने को आंखों से नहीं दिखते क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनको अपन आंखों से वो सही नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि जब प्रकाश की किरण जब इन पार्टिकल से जब टकराती है, एक बीम एक पाथ में जाएगा, तो उस पाथ के अंदर जब भी प्रकाश की किरण टकराएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण से पार्टिकल अपने चारों तरफ से उसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देता है। ठीक है, और परावर्तित करके उसको फैला देता है। तब वो उस पाथ के अंदर जो पार्टिकल आए हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, यानी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो है वो सामान्यतः अपन देखते भी है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो एक घर है, घर के अंदर किसी एक होल है और होल में से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, तो उस होल में से जब प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो ये होल है, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, इस पाथ में आ रही है, तो इस पाथ में जितने भी पार्टिकल धूल के कण होंगे वो अपने को दिखाई दे देंगे। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है क्या, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बोला जाता है। जैसे ये पार्टिकल होगा तो पार्टिकल से टकराने के बाद में किरणें जो होगी वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसलिए पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, चारों तरफ से उसको परावर्तित कर देता है, किरणों को वापस भेजता है, इसलिए पार्टिकल अपने को विजिबल हो जाते हैं। जैसे दूध है, दूध के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब भी उसमें लाइट की बीम, अगर टॉर्च की लाइट जो है वो उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स अपने को मूव करते हुए दिखाई देंगे। और भी एक एग्जांपल है, जैसे सपोज मान लो शाम के वक्त में अपन जैसे हेडलाइट स्टार्ट करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी की हेडलाइट स्टार्ट करेंगे तो जो गाड़ी की हेडलाइट का बीम जा रहा है उस बीम के अंदर बहुत सारे धूल के कण अपने को दिखाई देंगे, लेकिन लाइट जैसे ऑफ हो जाती है तो आपको कोई धूल के कण दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है या स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बोला जाता है। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम में से गुजरते हैं जिसमें धूल या सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो इन सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है। ठीक है, और वो कैसे हो जाते हैं, विजिबल या दिखाई देना स्टार्ट कर लेते हैं, दिखाई देना आरंभ कर लेते हैं, आरंभ कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। और इस पे आधारित होता है कौन सा, एक टिंडल इफेक्ट आधारित होता है, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए इसको बोला जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये किसके कारण होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आपको पूछे टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, और ये आप अपने एक्सपेरिमेंट ये किए हुए हैं। ठीक है,
जैसे अपने धूप की जो रोशनी जो आती है सन की, ठीक है, तो एक होल में से अगर आएगी तो होल में से जो भी उस पाथ के अंदर, उस बीम के लाइट में जो जो पार्टिकल आएंगे उस बीम के चारों तरफ कोई पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बीम में आने वाले पार्टिकल आपको हल्के हल्के थोड़े थोड़े दिखाई दे देंगे। ठीक है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, मोबाइल रखना, मोबाइल की टॉर्च करना, अंधेरा करना, और कोई भी कपड़ा है वो उसको झटकना, तो इस बीम में आपको पार्टिकल्स जो होंगे वो दिखाई दे देंगे। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बोला जाता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कई सारे देखो यूज है, ठीक है, तो आपको कोई भी पूछ सकता है। जैसे सपोज मान लो आकाश का रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण। बादल का श्वेत दिखाई देना, बादल का कैसा दिखाई देना? श्वेत दिखाई देना, ये भी किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। सूर्य अस्त और सूर्य जब उदय होता है तब कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। आकाश का, समुद्र का पानी जो होता है वो नीला दिखाई देता है, ये भी किसके कारण है? जो है प्रकीर्णन के कारण है। जब अंतरिक्ष के अंदर जब अपन चलते हैं, अंतरिक्ष के अंदर जब होते हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष में जब आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से आकाश जो होगा वो काला दिखाई देगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब आकाश के अंदर कोई वायुमंडल नहीं है, और नहीं है अंतरिक्ष के अंदर कोई वायुमंडल है नहीं, ठीक है, तो वायुमंडल नहीं है तो सीधी सी बात है धूल के कण या सूक्ष्म कण वहां पे होंगे नहीं, और धूल के कण और सूक्ष्म कण जब नहीं होंगे तो सीधी सी बात है जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अपने को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देगा। ठीक है, तो चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है और वहां से सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। तो ये उदाहरण है, इनको अब देखना, ठीक है, इनसे सवाल बनते हैं। अब मानव नेत्र क्या होते हैं? देखो, मानव नेत्र एक एक तरह का कैमरा है, ठीक है, जो अपनी आंख जो देखती है, जो है क्या, किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि भाई ये जो है अपने अंदर जो लगा हुआ रहता है उसका नाम है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, दोनों तरफ उभरा हुआ रहता है, इसको उबड़ा उत्तल भी कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी जो है वो मेन ये है कि जो प्रकाश की जो किरण जब आंखों में प्रवेश करती है तो जो उत्तल लेंस जो अपन ने पढ़ चुके हैं उसके लिए जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं? उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है, और उत्तल लेंस से आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और कैसा होता है? प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन देखते हैं वो सारी चीजें उल्टी होती है। कैसी होती है? वो उल्टी होती है। लेकिन आपने जब देखा कि जो सारी इवेंट, लेकिन अपने को तो सारे सीधे दिखते हैं, तो सीधे दिखने का कारण ये है कि इससे जो एक नर्व जाती है जिसको ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, ठीक है, वो ऑप्टिकल नर्व जो होती है अपने ब्रेन को जाती है, और ब्रेन जो होता है वो उसको क्या करता है? सीधा करता है। ठीक है, तो ब्रेन उस इमेज को जो अपने आंखों से दिख रही है उसको क्या करेगा? वो सीधा करेगा। तो सीधे करने का काम जो होता है वो ब्रेन करता है। तो देखो कैसा सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। ठीक है, अपनी इमेज जो होती है, अच्छा, इमेज को अपन कहीं पे पर्दे पे लाना होगा, ठीक है, तो कोई भी इमेज जो होगी वो पर्दे पे आएगी। जैसे प्रोजेक्टर से जो इमेज जो होती है अपन पर्दे पे लाते हैं, उसी तरह से अपने आंखों के अंदर भी एक पर्दा होता है जिसका नाम है रेटिना। क्या नाम है इसका? रेटिना होता है। ठीक है, तो रेटिना जो है वो कौन सा है? वो आंखों के यहाँ पे होता है, रेटिना के लिए। तो नेत्र जो होता है वो आप देखोगे कि अलग अलग उसके अंदर लेयर मिलती है। तो अपन जो पढ़ते हैं वो नेत्र के बारे में, तो जैसे सपोज मान लो ये नेत्र में बना रहा हूं यहाँ पे, ये जो है बीच में एक जो है वो लेंस है ये पे, ठीक है, ये जो छोटा सा आपको आंखों के अंदर एक पॉइंट दिखता है बटन की तरह, ठीक है, ये जो है वो मेन जो है वो यही है, इसी का ये डायग्राम है। ठीक है, आंखों को जो ये डायग्राम बताया हुआ इसको इस तरह से काटा हुआ है, जैसे मैं खड़ा हूं तो ऊपर से इस तरह से काट के इसको खोल के बताया हुआ है
तो आपको आंख जो होगी उसका आंतरिक जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा। अब इसके अंदर जो उभरा हुआ जो भाग होता है, अब आंखों को थोड़ा सा हाथ लगाओगे तो यहाँ पे जो पॉइंट जो ब्लैक दिख रहा है वो कैसा होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है इसके बाहरी भाग को, इसको बोला जाता है कॉर्निया। और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है। कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है। ठीक है, इसमें से जब प्रकाश की किरण जाती है तो बीच में एक जगह होती है, ये वाली जगह, इसमें एक जलीय द्रव भरा हुआ रहता है जिसको नेत्रोद बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एक्वाइंस हैमर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भरा हुआ रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इस अंदर वाले, जैसे सपोज मान लो अपन दबाते हैं तो ये क्या होगा, ऐसे अगर इसमें द्रव भरा हुआ नहीं रहेगा तो ये पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा। तो यहां से इसको पिचकने से क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, तो ये जल जो होता है उसको क्या करेगा, कॉर्निया को पिचकने से बचाता है। कॉर्निया को वो पिचकने से बचाता है, से बचाता है, और आंतरिक भागों की सुरक्षा भी करता है। फिर आप देखोगे ये वाला यहां से बाहर जो होता है उसको बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल जो आपको ये सफेद जो दिख रही है ये है श्वेत पटल। ठीक है, तो ये होती है श्वेत पटल, इसको स्क्लेरोटिक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो होती है वो कोरोइड होती है, ये भी आंतरिक भागों को सुरक्षा देती है। आंतरिक भागों को क्या देती है, आंतरिक भाग को सुरक्षा देती है। ठीक है, आंतरिक भागों को क्या देगी, ये सुरक्षा देती है। कोरोइड, कोरोइड जो है वो सेकेंड नंबर लेयर है, और इसका काम जो होता है ये अंदर होने वाले परावर्तन को रोकता है। ये आंतरिक परावर्तन को रोकता है, आंतरिक परावर्तन को रोकता है, परावर्तन को रोकता है। इसका कार्य ये होता है, क्योंकि ये जो होती है जब किरणें आएगी तो हो सकती है वो इधर इधर भी जा सकती है। ठीक है, तो इधर जाएगी जो किरणें तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेता है, वापस जाने नहीं देता, यानी परावर्तन से उसको रोकता है, टकराने से वापस जाने नहीं देता, नहीं तो अपनी इमेज जो होगी वो क्लियर नहीं बन पाएगी। ठीक है, फिर जो होता है ये आंख, आप वापस इस पे आ जाते हैं। ये आंख जो है इसके अंदर जब अपन देखते हैं तो अपने को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आप आंखों को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरह से ये नजर आएंगे। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है क्या, आइरिस बोला जाता है, या परितारिका बोला जाता है। आइरिस लिखा हुआ, ठीक है, परितारिका भी बोला जाता है। इस परितारिका के बीच में एक छेद है जिसको बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। ठीक है, या पिल, या इसको बोला जाता है पुतली। क्या बोला जाता है, पुतली कहा जाता है। ठीक है, इस पुतली की साइज जो होती है वो जो है वो डिपेंड करती है कि प्रकाश की तीव्रता कैसी है, इंटेंसिटी जो होती है वो उसकी कैसी है। आप अगर सपोज मान लो धूप में देखते तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, लेकिन आप अंधेरे में हो तो आपको आंखें फाड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आंखें फाड़ोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो पुतली की जो साइज है या प्यूपिल की जो साइज है वो कम ज्यादा होती है। क्या होती है, कम ज्यादा होती है। वो डिपेंड किस पे करेगी, प्रकाश। अंधेरा है तो उसको ज्यादा प्रकाश चाहिए, इसलिए वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो कम करने के लिए वो कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा मार्ग क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये जो है वो मैंने लिखाई हुई है ये। ठीक है, ब्लैक ब्लैक जो है अपने को ऐसे देखेंगे तो अपने को दो नजर आएगी, इसके पीछे भी है। ठीक है, वो चारों तरफ होती है ये। ठीक है, तो ये जो है वो उसको क्या बोलेंगे अपन, आइरिस बोलते हैं। और आइरिस जो होता है कलर, आंखों का रंग जो होता है वो आइरिस में उपस्थित जो होता है पिगमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंखों का रंग, आंखों का रंग आइरिस में उपस्थित उपस्थित वर्णक पे निर्भर करता है, वर्णक पर निर्भर करता है, वर्णक पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। यानी आंखों का कलर कैसा होगा वो कौन बताएगा, वो अपने को आइरिस बताएगा। क्योंकि आइरिस के अंदर जैसा पिगमेंट होगा तो आप देख रहे हो कि अलग अलग जनों के जो आंखें जो होती है उसका कलर कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा अंदर और आते हैं तो आपको देख लो कुछ मसल्स दिख रही है, ये वाली जो है कुछ मसल्स है, इसको बोला जाता है सिलेररी मसल्स। ये क्या करती है, लेंस को टिका के रखती है। ये क्या करती है, ये लेंस को टिका के रखती है, लेंस को होल्ड करके रखती है या टिका के रखती है, टिका के रखती है। ठीक है, लेंस इस पे टिका हुआ रहता है या लेंस इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, लेंस कौन सा होता है अपने अंदर, उत्तल लेंस होता है।
ठीक है। और इसके अंदर भी एक द्रव भरा रहता है जिसको बोला जाता है अपने काचा द्रव बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो गोला है इसको बोलते हैं अपन नेत्र गोला, आई बॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई बॉल बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है वो कोरोइड हो गया, अब है रेटिना। रेटिना जो है उसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ये पर्दे की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? पर्दे की तरह, पर्दे का कार्य करता है। दूसरा, कोई भी प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो अपना जो प्रतिबिंब होता है वो कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से। अच्छा, सिलेलरी मसल्स जो है वो क्या काम करती है? सिलेलरी मसल्स जो है, अब देखो अपन जो है वो दूर का और पास का दोनों की चीजें जो है वो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो दूर होगा या पास होगा तो इसको अपने जो लेंस जैसे पढ़े थे तो अपन ने देखा था कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनता है। कहां पे बनता है? एफ पे बनता है। थोड़ा और पास में लाएंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब और दूर होता जाएगा। लेकिन आंखों के अंदर आप बोतल जैसे ये है तो इसको मैं अगर पास में रखूं तो भी दिखाई देगा, इसको दूर पड़ी है तो भी ये क्या होगी? दिखाई देगी। यानी दोनों का प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बन रहा है? रेटिना पे ही बनता है। पास में होगा या दूर होगा, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है फोकल लेंथ को, ठीक है। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए कौन होता है? ये सिलेलरी मसल्स होती है, ठीक है। ये क्या करती है? ये जो है वो फोकस दूरी को क्या करती है? अल्टर करती है या परिवर्तित करती है। क्या करती है? इसको परिवर्तित करती है। फोकस दूरी जो होगी परिवर्तित हो, जिससे सारी इमेज भले दूर की हो या पास की हो, कहां बनेगी? वो रेटिना पे ही बनेगी। कहां पे बनेगी? रेटिना पे बनेगी, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे हो कि प्रकाश सयानु है या दृक तंत्रिका है, या इसको बोला जाता है ऑप्टिकल नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल नर्व बोला जाता है। ये ऑप्टिकल नर्व जो होती है वो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है, और ब्रेन जो है उस उल्टी इमेज को, उल्टी प्रतिबिंब को, बिंब को कैसा करता है? सीधा करता है। तो मस्तिष्क प्रतिबिंब को कैसा बना देता है? सीधा बनाता है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व कहा जाती है, सीधी ब्रेन के पास में जाएगी और ब्रेन उस इमेज को कैसा कर देगा? सीधा कर देगा। तो ये होती है अपनी आंखें, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो ये है अपनी आंखें। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब है आंखों की समंजन क्षमता क्या होती है? यही जो है वो सिलेलरी मसल्स के बारे में बता रहा हूं। देखो, दूर की वस्तु या हो पास की वस्तु, दोनों का प्रतिबिंब जो होता है वो कहां पे बनता है? रेटिना पे ही बनता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस लेंस को अल्टर करना पड़ता है या परिवर्तित करना पड़ता है या समायोजित करना पड़ता है, ठीक है। तो समायोजित करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए लेंस के अंदर जो होती है कौन सी मसल्स होती है? सिलेलरी मसल्स होती है, ठीक है। वो क्या करती है? लेंस को अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है, या बोला जाता है एकोमोडेशन बोला जाता है। और ये कार्य कौन करता है? ये करता है सिलेलरी मसल्स। सिलेलरी जो मसल्स होती है, ठीक है, वो ये कार्य करती है। पक्ष्मा भी, सॉरी, ये सिलेलरी मसल पक्ष्मा भी पेशियां उनको बोला जाता है, ये करती है। अपन नजदीक से नजदीक कितनी दूरी पे अपन वस्तु को साफ दिखाई दे सकते हैं? आप अगर कोई पुस्तक को अगर अपने बिल्कुल आंखों के सामने देखेंगे, बिल्कुल पास में रखेंगे, तो आपको उसमें से कोई वर्ड दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर दूर लेके अपन थोड़ा सा देखे तब अपने को वो वस्तु जो है आसानी से उसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो। यानी एक दूरी ऐसी भी है जिसे कम होने पे अपने को दिखाई नहीं देगा या धुंधला दिखाई देगा। तो वो न्यूनतम दूरी जो होता है इसको बोला जाता है निकट बिंदु बोला जाता है, या स्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? यानी आप वस्तु को प्रॉपर अगर आप 25 सेंटीमीटर दूर रखी है आंखों से तो उसको आसानी से पढ़ पाओगे या लिख पाओगे, ठीक है, या पढ़ पाओगे सॉरी, या देख पाओगे। तो अपना न्यूनतम जो निकट बिंदु होता है वो होता है कौन सा? 25 सेंटीमीटर होता है। और आप अगर बात करो कि दूर का,
आप कितनी दूरी पे देख सकते हो, तो आप चंद्रमा को देख सकते हो, सूर्य को देख सकते हो, ठीक है, तो अनंत होता है। तो अपना जो फारेस्ट पॉइंट जो होता है या दूर बिंदु जो होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। यानी आप दूर से दूर अनंत दूरी तक देख सकते हो, पास में कितना 25 सेंटीमीटर दूर होगा तो वो वस्तु दिखाई देगी आसानी से साफ। तो अपना ये कई बार पूछे जाते हैं कि निकटतम बिंदु कितने सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत पे होता है। सामान्य नेत्र जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर अपन दूर निकट देख सकते हैं, और दूर जो है वो अनंत तक देखा जा सकता है, ठीक है। तो किसी बिंदु को बिना किसी तनाव से, तनाव नहीं होना चाहिए, आपको देखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो बिंदु कहलाता है कौन सा, पास वाला, वो होता है 25 सेंटीमीटर के अगर नजदीक लाया तो आपको दिखने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और अगर 25 सेंटीमीटर पे है या उससे दूर है तो अपने को सारी वस्तुएं कैसी नजर आएगी, साफ नजर आती है, ठीक है। तो न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, और फारेस्ट पॉइंट या दूरस्थ जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत पे होता है। अब दृष्टि दीवार, देखो दृष्टि दोष भी होते हैं। दृष्टि दोष जो है वो क्या है, अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर या अनंत के बीच वाली वस्तुओं को अगर साफ नजर नहीं दिखाई देता, इसका मतलब उसमें क्या है, दृष्टि दोष है। यानी उसकी जो नेत्र है वो या सही काम नहीं कर रही है या लेंस सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जिनको अपन एक एक पढ़ेंगे। पहला जो है वो क्या है कि मनुष्य जो है वो न्यूनतम दूरी 25 से अधिकतम अनंत है के बीच की वस्तु, परिस्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, ठीक है। अगर सपोज मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर नहीं देख पा रहा है तो क्या होगा, उसको कोई ना कोई क्या दृष्टि दोष होता है। मनुष्य की नेत्र में द्विउत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको बाय कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। नेत्र की रेटिना पे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क की सहायता से वस्तु हमें सीधा करती है। मस्तिष्क क्या करता है, उस जो प्रतिबिंब बना है उसको सीधा दिखाई देने में मदद करता है। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पे पीत बिंदु पे बनता है, येलो स्पॉट पे बनता है, ठीक है। दो पॉइंट होते हैं, एक तो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो कौन सा होता है, येलो, यहाँ पे अंधेरे में बनते हैं। यहाँ पे जो अंधेरे में जो इमेज बनती है वो यहाँ पे बनती है, ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट पे जो बनेगी वो कैसी होगी, अंधेरे में बनेगी और धुंधली होगी। जो वास्तविक जो स्पष्ट रूप से अपन को देखने को वो कहाँ पे बनती है, येलो स्पॉट पे बनती है। सामान्य दृष्टि सीमा 25 से अनंत के बीच में मनुष्य को स्पष्ट ना देख पाए तो वो कौन सा होता है, नेत्र दोष होता है या दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अगर सामान्य जो 25 और अनंत के बीच की वाली वस्तु को अगर अपन सही नहीं देख पा रहे हैं तो उसको दृष्टि दोष हो सकता है, ठीक है, उसको क्या हो सकता है, दृष्टि दोष हो सकता है। पहला है दूरदृष्टि दोष। देखो ध्यान रखना है इसके अंदर थोड़ा सा, दूरदृष्टि अगर आता है या लॉन्ग साइटनेस आता है या हाइपरमेट्रोपिया आता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दूरदृष्टि के अंदर दूर की वस्तु, कई स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि दूर दृष्टि का मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये उल्टा है। दूरदृष्टि का मतलब होता है कि दूर से तो उसको साफ नजर आएगा लेकिन पास वाली वस्तु जो होती है वो क्या होगी, उसको साफ नजर नहीं आती है, ठीक है। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर, इसका कारण है कि रेटिना के पीछे बनता है। पहला कारण क्या है कि वो वस्तु जो होता है उसका रेटिना के पीछे बन जाता है, बनना क्या चाहिए था, रेटिना पे बनना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे बनना, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है वो, रेटिना के पीछे। इसको निकट बिंदु दूर चला जाता है, उसका जो पास वाला बिंदु है वो कहाँ पे चला जाता है, दूर चला जाता है। जैसे पास वाला जो है, यानी इसके अंदर क्या होगा, दूर की वस्तु तो स्पष्ट होगी, वस्तु कैसी है, स्पष्ट होगी, ठीक है, लेकिन पास की वस्तु कैसी होगी, धुंधली। वस्तु कैसी दिखती है, धुंधली दिखती है। कैसे दिखेगी, धुंधली दिखेगी, ठीक है। पास की वस्तु कैसे, पास की वस्तु धुंधली, यानी पास वाला जो पॉइंट है वो दूर चला गया है, ठीक है। तो पास वाला निकट बिंदु कहां से चला जाता है, दूर चला जाता है, तब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इनकी फोकस दूरी बढ़ने से लेंस की शक्ति कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लेंस शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी वो अल्टर नहीं कर पा रहा है।
जो सिलियरी मसल्स अभी बताया था वो उसको अल्टर नहीं कर पा रही है, ठीक है। निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। सपोज मान लो ये बिंदु जो है पास में इसको दिखाई, तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो या बन रहा है, रेटिना के पीछे बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, ये क्या है, प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, धुंधला बनेगा। कैसा बनेगा, ये धुंधला होगा, ठीक है, कैसा होगा, ये धुंधला होगा। अब इसके क्या करना है कि देखो इसको पास की वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, तो अपन ने क्या लगा देते हैं, इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस के कुछ इमेजें याद करना कि जब पास की वस्तु है, ठीक है, तो ये जो उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको इस इमेज को कहां पे लेके जाएगा, देखो जब एफ और पी के बीच में जब वस्तु रखते हैं, एफ और ओ के बीच में, यहाँ पे क्या होगा, ओ है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका एफ होगा। तो एफ और ओ के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो या बना है, ठीक है। और तो इस लेंस का प्रतिबिंब ये हो गया, इस लेंस का प्रतिबिंब कहां पे हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये वस्तु देखो, मेन वस्तु तो यहाँ पे है लेकिन इस लेंस के कारण क्या हुआ, वो वस्तु पीछे खिसक गई है, यानी आंखों को अब जो दिखाई देगा वो कहां से दिखाई देगा, ये दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो है वो दूर चलेगी, दूर का इसको सही दिखता है, ठीक है। इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है इस दूर वाले का, ठीक है, वो जो बनेगा वो कहां पे बनेगा, इस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कहां पे बनेगा, उसके ऊपर पीछे की तरफ रेटिना पे बनता है। कहां पे बनेगा, वो रेटिना पे बनेगा। तो ये जो होता है इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आती है, पास की वस्तु धुंधली नजर आती है, ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है निकट दृष्टि, जिसको बोला जाता है मायोपिया, उसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, और इसको बोला जाता है मायोपिया, इसको बोला जाता है शॉर्टनेस, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या कि इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं होती, दूर की वस्तु जो कैसी है, धुंधली होती है, अस्पष्ट होती है, स्पष्ट है या धुंधली होती है, या धुंधली होती है, ठीक है। पास की वस्तु जो होती है वो कैसी होती है, साफ दिखती है, पास की वस्तु वो कैसी होगी, साफ होगी, कैसे दिखेगी, साफ दिखेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना के उसमें पीछे बन रहा था, इसमें रेटिना से पहले ही बन जाता है, ये सामान्य नॉर्मलाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बन गया, दूर की वस्तु है, इसलिए देखो यहाँ पे कोई वस्तु दिखाई नहीं रही, दूर है वो, ठीक है, दूर से किरण आ रही है, तो कहां पे बन रहा है, वो उसके पहले ही बन जाता है, ठीक है। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं होती है। अब इस दोष के बिंदु, जो दूर बिंदु जो है वो कहां पे, जो दूर बिंदु जो है वो वस्तु जो होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूर बिंदु कहां पे आ जाता है, निकट आ जाता है, कहां पे आ जाता है, निकट आ जाता है। उसमें जो था वो निकट बिंदु दूर चला जाता है, इसमें दूर बिंदु जो होता है वो निकट आ जाता है। फोकस दूरी घटने से, उसमें फोकस दूरी बढ़ रही थी, इसमें फोकस दूरी क्या हो रही है, घटनी है, शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे लगाया है अवतल लेंस, अवतल लेंस में अपन ने देखा कि जब अनंत पे जब वस्तु होती है, अनंत पे यानी अनंत में मतलब क्या हो गया, दूर हो गया, दूर की वस्तु जब होती है तब इसमें जो होगा वो आपने देखा होगा कि जैसे दूर से आ रही है तो उसको वो एक जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, तो दूर की वस्तु की इमेज जो होगी वो कहाँ बन जाएगी, ये प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया, किससे कारण बना, इस अवतल लेंस के कारण बना। ये अवतल लेंस लगाया है, ये क्या करेगा, जो दूर वाली वस्तु उसको पास में ले जाएगा, यानी दूर वाली जो अनंत पे है उसको एफ पे बना देगा, कहां पे बना देगा, ये एफ, ठीक है। तो ये एफ पे आ गया। अब इसके लिए इस आंखों, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो अब ये पास की वस्तु तो इसको साफ दिख रही है, ठीक है, तो पास की वस्तु जब साफ दिख रही है तो इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, रेटिना पे ही बन जाता है, ठीक है। तो कहां पे बनेगा इसमें, तो देखो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा इसमें जो समस्या अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस में जो नंबर होते हैं वो किस में होते हैं, -d में होते हैं, ठीक है। तो आपको जिसके भी माइनस में नंबर है, ठीक है, यानी जो अपने स्पेक्स जो पहनते हैं, चश्मे जो पहनते हैं, उसमें अगर माइनस में नंबर है तो सीधी सी बात है उसको जो है वो दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आ रही है, और जिसके नंबर प्लस में है,
ठीक है। इसमें जो जो लेंस है, ठीक है, इसमें जो डी आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है डायोप्टर है, पावर ऑफ लेंस है, तो जिसके नंबर प्लस में है स्पेक्स के या अपने चश्मे के, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, वो उसको दूर की वस्तु तो साफ नजर आती है, पास की वस्तु नजर नहीं आ रही है, ठीक है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। देखो ये जो होता है वो बुढ़ापे के एज के साथ में या बुढ़ापा आने के बाद में ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में ना तो पास का दिखता है और ना दूर का दिखता है, ठीक है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ में नेत्र जो होता है वो धीरे धीरे चपटा हो जाता है और निकट बिंदु दूर चला जाता है और दूर बिंदु पास आ जाता है, ठीक है। इसी स्थिति में निकट का दूर की वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ना पास की दिखाई देती है ना दूर की दिखाई देगी, ठीक है। निवारण हेतु उत्तल और अवतल दोनों उपयोग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे इस तरह से ये स्पेक्स देखे होंगे, तो या नीचे तो लगा हुआ है कौन सा, उत्तल, जो किसको दिखाएगा, पास वाले में दिखाएगा, पास की वस्तु देखने में काम में आएगा, पास की वस्तु देखने में, ठीक है। और यहां पे ये जो लगा हुआ वो कौन सा है, अवतल है। अवतल किसके लिए आता है, दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए। तो आप समझ जाओ कि देखो अगर कोई जैसे क्वेश्चन आ गया आप भूल गए हो तो आपको दादाजी का चश्मा याद रखना है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं आपको थोड़ा सा और ठीक से बता देता हूँ, ये वाला। अब ये जो है वो कौन सा है, उत्तल है, तो आपको उत्तल, तो ये जैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अब अखबार पढ़ना है तो नीचे वाले से पढ़ा जाएगा, तो अखबार पढ़ना है तो इस उत्तल लेंस से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस यानी पास की वस्तु को देखना है, तो पास की वस्तु में कौन सा दोष होगा, दूरदर्शी दोष है, ठीक है। दूर की वस्तु साफ नजर आएगी, पास की वस्तु साफ नजर नहीं आएगी, उल्टा है, ठीक है। अगर आप दूर की वस्तु देख रहे हो तो आपको अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यह आता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि के निवारण में कौन सा, ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों लगे हुए इसलिए इसको बोलते हैं बायोफोकल लेंस लगाया जाता है जरा दृष्टि में, और ये आपने ऐसे जो स्पेक्स जो है वो कई जगह देखे हुए होंगे। डीफोक्सी लेंस कौन सा है, डीफोक्सी लेंस में उत्तल लेंस नीचे की तरफ होता है पढ़ने के लिए और अवतल लेंस दूर का देखने के लिए हेतु लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष के अंदर क्या है, तो जिसमें ना तो पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म या उसको बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता इसमें क्या होता है, नेत्र गोला जो वो सामान्य गोला ना होके क्या हो जाता है, वस्तु नेत्र जन्या या ऊर्ध्वाधर तलों में या दोनों तलों में विकृत हो जाता है, यानी नेत्र गोलक की आकृति में बदलाव आ जाता है, किसमें, नेत्र गोलक की आकृति में बदलाव आ जाता है, आकृति में बदल जाती है, ठीक है। नेत्रजन्य या ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ठीक है। या दोनों तल जो होंगे वो दोनों तल मतलब दोनों वाले, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, उसमें विकृति दिखाई देती है। इसके लिए निवारण हेतु बेलनाकार, अब वस्तु जो होगा वो क्या हो जाएगा उसमें, इस वाले बीमारी के अंदर ये होता है कि वो जजमेंट नहीं कर पाएगा, यानी सीढ़ियां चल रहा है तो अप एंड डाउन जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वो डिफरेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी वहां पे खड्डा है तो वो देख नहीं पाएगा सही तरह से, ठीक है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार, ये याद रखना है, ठीक है। एक होता है मोतियाबिंद, सबको पता है ये, जिसको कैटरेक्ट भी बोलते हैं। नेत्र उम्र के साथ में एक कम पारदर्शी होने पे, जैसे ये उम्र के साथ में क्या हो जाता है, जो अपना लेंस हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन का जमा हो जाता है, व्हाइट कलर का, बादल के बादल बन जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन के बादल बन जाते हैं, बादल, ठीक है, जो लेंस को ढक लेते हैं, जो प्यूपिल जो है उसको ढक लेते हैं, और ढकने से फिर क्या होगा, जो धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। इसके निवारण हेतु लेंस का प्रत्यारोपण या शल्य क्रिया द्वारा ऑपरेशन कर उसको हटाया जाता है, या लेंस का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है मोतियाबिंद। नेक्स्ट जो है वो है वृद्धांता। वृद्धांता ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये हुआ कि उसमें जो है वो हरे और लाल रंग में फर्क नहीं आता, हरा एवं लाल रंग में विभक्त नहीं कर पाता, विभक्त नहीं कर पाता,
लाल और हरे रंग में वो व्यक्त नहीं कर पाता, ये आनुवंशिक रोग है। ये जो होता है वो एक्स गुणसूत्र पे, ये जो जीन होती है वो कहाँ पे होती है, एक्स गुणसूत्र पे होती है, ठीक है। और वो भी कौन सी, ये कैसा है, एक्स गुणसूत्र, और वो भी कैसा होता है, अप्रभावी। कैसा होता है, अप्रभावी होता है, यानी अप्रभावी जीन है, ठीक है। लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। इसका उपचार कोई संभव नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक्स बीमारी है, यानी ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। तो ये थी लेंस के संबंधित या अपने जो है अपने दृष्टि दोष के संबंधित बीमारियां थी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।